Hello everybody, welcome to my channel Learn Literature with Binti. So in today's class we'll be discussing one of the most celebrated epic poem of John Milton, that's the Paradise Lost. In this particular video we'll be mainly discussing the plot summary of this work, and we'll be also shedding some light on the major and minor characters and the thematic concerns of this work as well. So without any further ado, let's start. सो गया जैसा कि हम जानते हैं पैराडाइज लॉस्ट जो है ये जॉन मिल्टन ने लिखी थी, जिनका बर्थ हुआ था 1608 में और उनकी डेथ हुई थी 1674 में। पैराडाइज लॉस्ट बेसिकली एक क्रिश्चियन एपिक है, या फिर इसे जॉन मिल्टन की एपिक पोम भी कहा जाता है। और इस पर्टिकुलर पोम में हम देखते हैं कि जो पोइट है वो नरेट करते हैं द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन, यानी कि बिब्लिकल स्टोरी से ये मतलब है वो स्टोरी जो बाइबल से ली गई है, बाइबल विच इज़ ऑफ कोर्स द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। तो इस वर्क में हम देखते हैं ये जो बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन, उसके साथ साथ रिबिलियन ऑफ सेटन, द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अल्टीमेटली द टेम्पटेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन। यानी कि वो क्या वजह रही जिस वजह से सेटन ने पहले रिबिलियन किया, उसके बाद उनको किस तरह से जो पनिश किया गॉड ने, और किस तरह से सेटन ने एडम एंड ईव को टेम्प्ट किया कोई एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस के लिए, जिसकी वजह से एडम एंड ईव को पैराडाइज से निकाल दिया गया। ये वर्क बेसिकली 1667 में पब्लिश हुआ था, लेकिन उस वक्त इसमें सिर्फ 10 बुक्स थी। उसके बाद ये 1674 में रीपब्लिश हुआ इन 12 बुक्स, यानी कि 1674 वाले एडिशन में 2 मोर बुक्स वर एडेड टू इट और फाइनल वर्जन में हमें 12 बुक्स मिली थी। ये एपिक पोम मिल्टन ने ब्लैंक वर्स में लिखी है। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है अनराइम्ड मेट्रिकल स्टैंजाज, यानी कि वैसे स्टैंजा जिनमें मीटर पाया जाता है पर राइम नहीं पाया जाता। इस एपिक पोम की बिगिनिंग में ही हम देखते हैं जो मिल्टन है वो फॉर्मली डिक्लेयर करते हैं कि उनकी पोम का सब्जेक्ट क्या रहेगा, और वो कहते हैं कि उनकी पोम का सब्जेक्ट है ह्यूमन काइंड्स फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस टुवर्ड्स गॉड, और उस एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस के क्या रेपरकशंस, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, उनके साथ भी इस वर्क में डील किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं ये जो एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस टुवर्ड्स गॉड था, ये था एडम एंड ईव का ईटिंग ऑफ द forbidden fruit of the tree of knowledge as told in Genesis, which is of course the first book of the Bible. So guys, plot summary को डिस्कस करने से पहले let's have a look at the major and minor characters of this epic poem. तो let's discuss them one by one. सबसे पहले कैरेक्टर इसमें एडम। एडम ऑफ कोर्स फर्स्ट ह्यूमन है, एंड ही इज ऑल्सो कंसिडर द फादर ऑफ आवर रेस, एंड ही अलॉन्ग विद हिज वाइफ ईव इज द केयर टेकर ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन। और ये अपनी वाइफ के साथ, ईव के साथ मिलके दे फॉल फ्रॉम गॉड्स ग्रेस आफ्टर एन एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। Eve, she was the first woman and also the mother of mankind because of the fact that she is Adam's wife. और कहा उनके बारे में ये जाता है that she was made from a rib taken from Adam's side, और उन्हें वीकर देन एडम पोर्ट्रे किया गया, जिसमें कुछ फेमिनिस्ट क्रिटिक्स को मिल्टन का ये जो पोर्ट्रेल ऑफ एव है उसमें सेक्सिस्ट अप्रोच लगता है, और वो कहती हैं कि जिस तरह से मिल्टन ने ईव को एज अ वीकर सेक्स पोर्ट्रे किया है वो गलत है। तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि ईव को किया जाता है ब्लेम, इनफैक्ट ब्लेम नहीं किया जाता है, या कि हम देख भी सकते हैं इस वर्क में, इस मौके इस एपिक पोम में, कि किस तरह से ईव सबसे पहले टेम्प्ट होती है सेटन से, और वो जो फॉरबिडन फ्रूट ऑफ जो नॉलेज है वो कंज्यूम करती है। ऑल राइट, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इस एपिक पोम में है गॉड द फादर एंड गॉड द सन। उसके बाद पैराडाइस लॉस्ट में कुछ एक एंजल्स का भी मेंशन हुआ है, जैसे कि गेब्रियल। गेब्रियल एक आर्च एंजल थे, एंड ही एक्ट्स एज अ गॉड एट द गार्डन ऑफ ईडन। गेब्रियल कन्फ्रंट करता है सेटन को आफ्टर हिज एंजल्स फाइंड सेटन विस्परिंग टू ईव इन द गार्डन, जो कि हम आगे प्लॉट समरी में डिस्कस करेंगे। रेफेल भी एक एंजल हैं, एंड रेफेल ही इन्फॉर्म करते हैं एडम को सेटन के बारे में कि किस तरह से सेटन तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, और किस तरह सेटन तुम्हारा दुश्मन है, और किस तरह वो तुम्हें मजबूर करेगा या टेम्प्ट करेगा सिन में इंडल्ज होने के लिए। और वो साथ ही साथ एडम को स्टोरी नरेट करता है ऑफ द फॉलन एंजल्स एज वेल एज द फॉल ऑफ सेटन। ऑल राइट,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंजल इज माइकल। माइकल जो है वो अगेन एक आर्च एंजल है एंड ही एक्ट्स एज वन ऑफ गॉड्स मैसेंजर्स। ही इज द चीफ ऑफ द आर्च एंजल्स और माइकल लीड करता है एंजेलिक फोर्सेस को अगेंस्ट सेटन एंड हिज फॉलोअर्स इन द बैटल इन हेवन। तो जो बैटल सेटन की आर्मी और गॉड की आर्मी में होती है उसमें माइकल ही है जो एंजेलिक फोर्सेस को लीड करते हैं। और माइकल ही इस बुक के एंड में बुक 11 और बुक 12 में एडम को इन्फॉर्म करते हैं कि किस तरह से उनका फ्यूचर क्या रहेगा और आने वाले वक्त में उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हमारे और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, वो है यूरियल का। यूरियल अगेन एक एंजल होते हैं, ही एक्ट्स एज गार्ड ऑफ द प्लैनेट अर्थ एंड ही गेट्स ट्रिक्ड बाय सेटन। जब सेटन रूप बदल के आता है, एक यंग चीरुब का फॉर्म लेता है, उस वक्त पे यूरियल धोखा खा जाते हैं और सेटन आराम से पैराडाइज के अंदर, गार्डन ऑफ ईडन के अंदर एंटर कर पाते हैं। एबडिल के बारे में मेंशन है इस वर्क में कि वो एक रिपेंटेंट एंजल होते हैं, यानी कि जब सेटन रिबेलियस हो जाता है उस वक्त पे कुछ एक एंजल सेटन की आर्मी ज्वाइन करते हैं, उनमें से एबडिल भी एक होता है। लेकिन कुछ ही समय बाद एबडिल रिपेंट करता है और वापस गॉड की आर्मी को ज्वाइन करता है, इसीलिए उनको रिपेंटेंट एंजल कहा जाता है। उसके बाद आते हैं सेटन का कैरेक्टर। सेटन का कैरेक्टर पैराडाइज लॉस्ट की जो एपिक पोम है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर माना जाता है। वो ऑब्वियसली हमने ऊपर भी देखा किस तरह से वो एक हेड बनता है रिबेलियस एंजल्स के का, और ही हैज़ जस्ट फॉलन फ्रॉम हेवन क्योंकि उन्होंने डिसोबी किया है गॉड को, और वो एक एंटेगनिस्ट भी है इस एपिक पोम के। और सेटन इज द ओरिजिनेटर ऑफ द सिन एंड द फर्स्ट टू बी अनग्रेटफुल फॉर गॉड द फादर्स ब्लेसिंग्स। इसके बाद आता है कैरेक्टर बेल्जेबब का। बेल्जेबब इज सेटन सेकेंड इन कमांड। ही ऑल्सो कमिट्स सिंस थ्रू आउट। कुछ एक और जो डेविल्स हैं इसमें या सेटन की कंपेनियंस हैं, वो हैं बिलाल, मैमून, मलसिबर एंड मलोक। उसके बाद आते हैं दो और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो कि होते हैं सिन, जो कि सेटन की डॉटर होती है, हु स्प्रैंग फुल फॉर्म फ्रॉम सेटन्स हेड। और उसके बाद सिन के साथ सेटन का एक इंसेस्टुअस रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से उनका एक सन होता है जिसका नाम होता है डेथ। तो इस तरह से जो डेथ और सिन है वो सेटन के बच्चे होते हैं। तो ये तो हो गए कुछ एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अब हम डिस्कस करते हैं इस एपिक पोम की समरी को। सो इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस एपिक पोम हम देखते हैं मिल्टन इन्वोक करते हैं एक हेवनली म्यूज़ को, और वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि वो जिन म्यूज़ को इन्वोक कर रहे हैं दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक क्लासिकल म्यूज़, क्योंकि उनके जो म्यूज़ है वो एक होली स्पिरिट है, एक हेवनली म्यूज़ है, एक क्रिश्चियन म्यूज़ है सो टू से, जिन्होंने मोसेस को कहीं ना कहीं इंस्पायर किया था टू राइट जेनेसिस विच इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ बाइबल। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि वो डिवाइन इंस्पिरेशन मांग रहे हैं इस हेवनली म्यूज से, ताकि वो लिख सके अबाउट द फॉल ऑफ मैन, डिस्क्राइब कर सके द फॉल ऑफ मैन, और साथ ही जस्टिफाई कर सकें द वेज ऑफ गॉड टू मैन। जैसा कि हर एपिक पोम में अब्राप्टली शुरुआत हो जाती है, जिसे इन मीडियरिस भी कहते हैं, इन द मिडल स्टार्ट हो जाती है वो। इसी तरह हम यहाँ पे भी देखते हैं पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत में ही हम देखते हैं ओपनिंग सीन में कि सेटन जो है वो अपने फेलो डेविल्स के साथ हेल में एक बर्निंग लेक में पड़े हुए हैं, और पता चल रहा है कि उनको रिसेंटली डिफीट किया है गॉड की आर्मी ने। ऐसे में सेटन और उसकी आर्मी जो है ये मिल के जल्दी से एक कैपिटल ऑफ हेल बनाते हैं, जिसका नाम ये देते हैं पेंडेमोनियम। और वहाँ पे सेटन बैठ के अपने फेलो फॉलन एंजल्स के साथ डिस्कस करते हैं कि किस तरह दे कैन प्लान और रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड, और किस तरह वो गॉड की आर्मी और गॉड को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर ईविल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सेटन है वो अपने इस पेंडेमोनियम में थ्रोन पे बैठ के एड्रेस करता है अपने फॉलन एंजल्स को, और उनको होप जनरेट उनके अंदर होप जनरेट करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से हम हेवन को रीगेन करेंगे। और वो उनको ये भी कहता है कि हमें अब बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा टू फाइट अगेंस्ट गॉड एंड टू रिपेयर आवर लॉसेस। ऐसे में जो बेल्ज़ेबब है, जो कि हमने ऊपर भी देखा ही सेकंड इन कमांड, तो
तो सेटन सेकंड इन कमांड सो टू से, तो वो सजेस्ट करते हैं सेटन को, लेट्स करप्ट गॉड्स न्यू क्रिएशन, जो कि होती है एडम एंड ईव ऑफ कोर्स, और जो कि अर्थ पे होती हैं। तो वो कहते हैं कि लेट्स करप्ट गॉड्स न्यू क्रिएशन दैट इज अर्थ। और ऐसे में जो फॉलन एंजल्स, जो बाकी के फॉलन एंजल्स होते हैं, वो भी इस बात को कंसिडर करते हैं, और वो तुरंत ही इस बात पे विलिंगनेस शो करते हैं, और सेटन भी इस बात पे विलिंगनेस शो करता है। अब सेटन कहता है कि मैं अकेले ही जाके अर्थ को ढूंढ लूंगा। और वो क्या करता है, वो इस हेल से बाहर आता है, जब इस क्योस और एबिस से जब बाहर आता है, तो बाहर ही वो अपने बच्चों से मिलता है, जो कि होते हैं सिन और डेथ। यहाँ सेटन अप्रोच करता है हेवन की ओर, और वो क्लियरली देखता है कि ये जो न्यू वर्ल्ड है, ये जो अर्थ है, इट्स हैंगिंग फ्रॉम हेवन बाय अ गोल्डन चेन। तो यहाँ सेटन अलॉन्ग विद सिन एंड डेथ बिल्ड अ ब्रिज फ्रॉम हेल टू अर्थ। जब सेटन ये सब कर रहा होता है, क्योंकि गॉड ओमनीपोटेंट है, ओमनिशियंट है, गॉड को सब पता होता है, तो गॉड प्रिडिक्ट करते हैं कि सेटन अब उनकी जो ये जो न्यू ह्यूमन रेस है, जो न्यू क्रिएशन है, उसको करप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में जब वो ये बात अपने सन के आगे कहते हैं, तो सन जो है, जो बेसिकली जीसस क्राइस्ट हैं, गॉड द सन जिसे कहते हैं होली ट्रिनिटी में, क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट में, तो वो ऑफर करते हैं टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर ह्यूमैनिटी सेक। यहाँ सेटन फाइंड्स वे थ्रू द क्योस, यानी कि सेटन इस क्योस से, इस एबिस से बाहर आ रहे होते हैं, और फाइनली ही रीचेस द आउटर एजेस ऑफ अर्थ। ही मूव्स अहेड अंटिल ही फाइंड्स अ वे टुवर्ड्स दिस अर्थ, टुवर्ड्स द प्लैनेट अर्थ। नाउ वी कैन सी, यहाँ पे जो यूरियल होता है, क्योंकि सेटन अब रूप बदल के होते हैं, एक यंग चीरब की फॉर्म में आए होते हैं, तो सेटन को रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं यूरियल। और इस तरह से सेटन बहुत ही आराम से पैराडाइज में, गार्डन ऑफ इडन में एंटर कर पाते हैं। सेटन जब अर्थ में एंटर करते हैं, ही फील सडन पेन एंड एंग्विश, क्योंकि उन्हें अर्थ की खूबसूरती देख के बहुत ही अंदर से दुख होने लगता है। लेकिन वो अपने इस प्लान में टू करप्ट गॉड्स न्यू क्रिएशन, उसमें वो बिल्कुल फर्म रहते हैं, और उनका ये जो प्लान है, ये बिल्कुल स्टैंड रहता है कि किस तरह से अब वो जो गॉड की ये न्यू क्रिएशन है, उसको करप्ट करेंगे, और उनको मजबूर करेंगे कि वो सिंफुल एक्ट्स में इंडल्ज हो जाएं। यहाँ सेटन एडम एंड ईव को देखते हैं, जो कि ऑफ कोर्स फर्स्ट ह्यूमंस होते हैं, और वो देखते हैं कि ये आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं रिगार्डिंग गॉड्स कमांडमेंट। गॉड की कमांडमेंट क्या होती है? फॉरबिडिंग एडम एंड ईव टू ईट द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज। मीनवाइल एडम एंड ईव जो है, वो नॉर्मली जो वो दिन में काम करते होते हैं गार्डन ऑफ ईडन में, तो वो वही सब कर रहे होते हैं, और वो केयरफुली ओबे कर रहे हैं गॉड की सुप्रीम ऑर्डर को, विच इज़ कि उन्हें जो ये फॉरबिडन फ्रूट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज जो है, वो कंज्यूम नहीं करना है। वो उस ऑर्डर को बिल्कुल ही अच्छे से फॉलो कर रहे होते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क दे रिटर्न टू देयर बावर एंड रेस्ट। उसके बाद ये अपना रेस्ट करने चले जाते हैं। यहाँ जब एडम एंड ईव सो रहे होते हैं, उस वक्त पे सेटन एक टोड का फॉर्म लेके ईव के सपनों में आता है, और कुछ उनके कानों में विस्पर करने लगता है। यहाँ यूरियल को कहीं न कहीं महसूस होता है कि जो ये यंग चीरब का फ़ॉर्म लेके आया था, ये शायद सेटन है। अब जब उनको इस चीज़ की श्योरिटी हो जाती है, तो वो फ़ौरन से अपने फेलो एंजल्स को इन्फॉर्म करते हैं कि सेटन जो है, वो अर्थ पे प्रेज़ेंट है, और उसको भगाने की ज़रूरत है। यहाँ गैब्रिएल, क्योंकि वो ऑलरेडी गार्ड होते हैं प्लैनेट अर्थ के, और उनको रोल दिया गया होता है कि उन्हें गार्ड करना है इस न्यू क्रिएशन को। तो वो जल्दी से आ जाते हैं पैराडाइस में, और वो सेटन को ढूंढ लेते हैं, और वो उसको तुरंत से ऑर्डर करते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ। सेटन को स्टार्टिंग में लगता है कि वो गैब्रिएल से फाइट करेगा, लेकिन इतने में उसको महसूस होता है, क्योंकि वो फाइट नहीं कर सकता है गैब्रिएल के साथ, बिकॉज़ गैब्रिएल्स आर्मी इज़ ह्यूज इन नंबर। तो इस वजह से वो वहाँ से निकलने का ही सोचता है। अब वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ ईव जब अपने सपने से जाग जाती है, अपनी नींद से बेसिकली जाग जाती है, तो वो एडम को इन्फॉर्म करती है कि किस तरह शी हैड अ ड्रीम इन विच शी सॉ एन एंजल टेम्प्टेड हर टू ईट फ्रॉम द फोरबिडन ट्री। मीनवाइल गॉड सेंस रेफेल। रेफेल के बारे में हम जिस तरह ऊपर भी पढ़ा, तो कि वो भी एक आर्च एंजल होते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि जो रेफेल है,
सॉरी, राफेल एक आर्च एंजल नहीं बल्कि एक एंजल होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राफेल आ जाते हैं अर्थ पे टू टीच एडम एंड ईव ऑफ द डेंजर्स दे फेस विद सेटन। तो वो एडम एंड ईव को इन्फॉर्म करते हैं कि किस तरह से सेटन तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और तुम्हें किस तरह से सेटन से खतरा है। राफेल एडम एंड ईव के साथ एक मील लेते हैं। उसके बाद वो साथ ही उन्हें ये जो पूरी स्टोरी है, एंटायर स्टोरी ऑफ सेटन्स डिसोबीडियंस एंड द रिबिलियन अगेंस्ट गॉड, ये सारी स्टोरी वो एडम एंड ईव को नरेट करता है कि किस तरह से जो सेटन है उसने रिबिलियन किया अगेंस्ट गॉड। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट गॉड, क्योंकि जब उन्हें पता चला गॉड अपने सेकेंड इन कमांड या अपने सक्सेसर अपने सन जीसस क्राइस्ट को चुन रहे हैं, तो इस बात से सेटन को काफ़ी गुस्सा आया और उसने कंसिडर किया कि ही विल स्टार्ट अ वॉर अगेंस्ट गॉड, और इस तरह से वो एक रिबिलियस एंड फॉलन एंजल बन गया। तो सेटन की envy थी over the son's appointment as God's second in command. Satan plotted a war against God along with other rebellious angels. और जो ये war है between Satan's army and God's army, ये 2 दिन तक चली थी and Satan was miserably defeated and thrown into hell. तो उसके बाद वो जो रफेल है ये एडम एंड ईव को कहते हैं कि इसके बाद जो सेटन का गोल रहा है तब से अब तक वो यही रहा है कि वो किस तरह से मैनकाइंड को, ह्यूमन रेस को करप्ट करेगा। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि सेटन को बैनिश करते हैं गार्डन ऑफ ईडन से, गार्डन ऑफ पैराडाइज से, अब वो 8 दिन बाद दोबारा आता है यहाँ पे। इस बार सेटन जब पैराडाइज एंटर करता है तो वो लेता है एक शेप, एक सरपेंट की शेप लेता है, वो एक सांप की शेप में आता है वो। यहाँ ईव सजेस्ट करती है एडम को दैट दे वर्क सेपरेटली फॉर अ वाइल सो दे कैन गेट मोर वर्क डन, यानी कि हम ज़्यादा काम कर सके, इफ़ेक्टिवली काम कर सके। तो वो एडम को सजेस्ट करती है कि हम आज अलग अलग जगह पे जाके काम करेंगे। इनिशियली एडम रिलक्टेंस शो करते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपनी कंसेंट दे देते हैं और फाइनली एडम एंड ईव है ये 2 ऑपोजिट डायरेक्शंस में या डिफरेंट लोकेशंस पे काम करने लगते हैं। यहाँ जब सेटन ईव को अकेले देखता है तो वो जाके ईव के पास वो ईव को प्रेज़ करने लगता है। लेकिन जब ईव देखती है कि एक सर्पेंट इस तरह से बात कर रहा है, इतने इलोक्वेंटली बात कर रहा है, तो वो काफ़ी अमेज़ हो जाती है, वो काफ़ी ऑस्ट्रक भी हो जाती है और वो इस एनिमल को, इस सर्पेंट को पूछने लगती है कि हाउ कम इज़ दिस पॉसिबल कि एक एनिमल जो है वो इतने अच्छे से बात कर रहा है, वो ह्यूमन स्पीच को इतने अच्छे से जानता है। तो यहाँ ये सेटन अपना दिमाग लगाता है और ये बहुत ही चालाकी से इसको बोलता है कि मैंने जो ये स्पीच है, ह्यूमन स्पीच, ये बेसिकली मैंने सीखी है जब मैंने ये जो ट्री ऑफ नॉलेज है इसका फ्रूट खाया, उसके बाद ही मैंने इतनी जो अच्छी स्पीच है ये सीखी है। यहाँ सेटन जब इस तरह ईव को अटेम्प्ट करता है तो ईव कहीं ना कहीं अटेम्प्ट हो जाती है और वो अनफॉर्चुनेटली ये जो फॉरबिडन फ्रूट ऑफ नॉलेज है वो कंज्यूम करती हैं। इस फ्रूट को कंज्यूम करने के बाद ही उन्हें बहुत ही डिवास्टेटेड फील होता है और वो एडम की तरफ जाने लगती हैं। यहाँ जब एडम देखता है ईव ने ये फ्रूट खाया है तो उन्हें बिल्कुल मतलब शॉकिंग लगता है और उन्हें ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है ईव ने कहीं न कहीं फोरबिडन फ्रूट ऑफ नॉलेज खाया और ईव ने डिसोबे किया है गॉड की कमांडमेंट को। लेकिन वो भी ये फ्रूट अब कंज्यूम करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ये फ्रूट कंज्यूम नहीं करेंगे तो ईव को अकेले पनिश किया जाएगा और उन्हें ईव के बगैर रहना पड़ेगा गार्डन ऑफ पैराडाइज में। तो इस वजह से वो भी ये फ्रूट कंज्यूम करते हैं। अब जो ही ये दोनों एडम एंड ईव ये फ्रूट खाते हैं, यहाँ गॉड को इमिडिएटली पता चल जाता है कि उनके जो पेयर ऑफ ह्यूमंस है, फर्स्ट पेयर ऑफ ह्यूमंस है, उन्होंने उन्हें डिसोबी किया है। तो वो उसी वक्त पे ऑर्डर करते हैं कि एडम एंड ईव को स्ट्रिक्टली सिवियरली पनिश किया जाए। यहाँ सर्पेंट को भी जो है पनिश किया जाता है। सर्पेंट के लिए ये पनिशमेंट दी जाती है कि वो हमेशा क्रॉल करेगा, क्योंकि सेटन ने सर्पेंट की बॉडी को यूज़ किया होता है या सर्पेंट की शेप ली होती है, इस वजह से सर्पेंट को भी पनिश किया जाता है। सर्पेंट के लिए ये भी सज़ा होती है कि वो कभी भी अपराइट खड़ा नहीं होगा। और यहाँ एडम एंड ईव के लिए ये सज़ा दी जाती है कि एडम को टफ लेबर करना पड़ेगा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी निकालने के लिए। अनलाइक हेवन में जिस तरह उनको हर चीज़ अवेलेबल होती थी, यहाँ पे अब जो अर्थ जब उनको पनिश किया जाएगा, इस पैराडाइज से निकाल दिया जाएगा, तो उनको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो अपनी लाइफ को है बिता पाएंगे। और ईव के लिए ये पनिशमेंट दी जाती है कि शी हैज़ टू बेयर द बर्डन ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड शी हैज़ टू गो थ्रू अ टेरेबल लेबर पेन। तो ये उनके लिए पनिशमेंट दी जाती है।
अब एडम एंड ईव को बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है, तो वो रिपेंट करने लगते हैं, वो गॉड से प्रे करते हैं कि उन्हें माफ़ किया जाए। गॉड उनकी प्रेयर सुनते हैं और वो अपने जो आर्च एंजल है माइकल, जो कि मैसेंजर भी होते हैं गॉड के, वो उनको भेजते हैं अर्थ पे। यहाँ माइकल एडम एंड ईव को बताते हैं कि क्योंकि उन्होंने गॉड की कमांडमेंट को डिसोबे किया है, तो इस वजह से उनको पैराडाइज़ छोड़ना पड़ेगा। और वो साथ ही एडम एंड ईव को बताते हैं कि किस तरह से जो उनका फ्यूचर है वो बहुत ही ट्रबलसम रहेगा, क्योंकि जो उनकी फ्यूचर जनरेशंस हैं दे विल गेट इंडल्ज्ड इन ट्रिचरी, इन ब्लडशेड, इन सिंस, इन इविल डीड्स। तो इस तरह से एडम एंड ईव जो है उन्हें ये सब देख के काफ़ी बुरा लगता है। और उसके एंड पे वो जो माइकल है वो उनको ये भी बताते हैं कि इस सब के आखिर में जो गॉड है वो अपने सन जीसस क्राइस्ट को भेजेंगे, और उसके बाद जो जीसस हैं ही विल रिड्यूम ह्यूमन बींग्स ऑफ दिस सिंस, यानी कि ह्यूमन बींग्स के जितने भी सिंस होंगे, जितने भी इविल डीड्स हैं, उन सब का बर्डन जीसस क्राइस्ट अपने ऊपर लेके वो ह्यूमन बींग्स को रिडीम करेंगे, लिबरेट करेंगे। और इस तरह से ये जो वर्क है उसके बाद बेसिकली जो एडम है उन्हें थोड़ा बहुत कंफर्ट मिलता है, ईव को थोड़ा बहुत कंफर्ट मिलता है ये सोच के कि हाँ आखिरकार को गॉड जो है उनको सेव कर लेंगे। एंड फाइनली जो एडम एंड ईव है दे टेयरफुली लीव द गार्डन, और उसके साथ ही हमारा ये जो वर्क है ख़त्म हो जाता है। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।